ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। बातचीत से पहले कजान एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जब होटल पहुंचे तो वहां रूसी कलाकारों ने भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई, पारंपरिक नृत्य किया। टाइट शेड्यूल के बीच प्रधानमंत्री कजान के गवर्नर पैलेस पहुंचे, दोस्त पुतिन से गले मिले और फिर बातचीत की टेबल पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति का संदेश दोहराया। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। 2 महीने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव का दौरा किया था और इस दौरान ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर बातचीत का प्रस्ताव रखा था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच हुए समझौते पर अब चीन की तरफ से औपचारिक बयान आया है। चीन ने कहा है कि बॉर्डर विवाद को सुलझा लिया गया है। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक एलएसी विवाद को लेकर भारत में चीन के राजदूत की भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। इस मुलाकात के बाद चीन ने कहा कि दोनों पक्ष संबंधित मामले का हल तलाश चुके हैं। भारत चीन बॉर्डर से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनयिक और सैन्य स्तर पर लगातार बात हुई। अब दोनों पक्ष समाधान पर पहुंच चुके हैं। 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान संघर्ष के बाद बॉर्डर विवाद काफी बढ़ गया था। अब 4.5 साल बाद दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में आखिर तय हो गया सीट बंटवारों का फॉर्मूला। कांग्रेस 100 से अधिक ज्यादा सीट लड़ेगी तो उद्धव ठाकरे मुंबई में निभाएंगे बड़े भाई की भूमिका। लंबी तनातनी खींचातान के बीच आखिरकार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 103 से 108 सीटें मिल सकती है। शिवसेना के उद्धव गुट के हिस्से से 90 से 95 सीट आ सकती है। एनसीपी शरद पवार के गुट को 80 से 85 सीटें दी जा सकती है। अन्य के हिस्से से 3 से 6 सीटें आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के लिए सीटों को जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें उद्धव गुट बड़े भाई की भूमिका आ सकते हैं। मुंबई में कुल 36 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव गुट उसमें सबसे ज्यादा 18, कांग्रेस को 14, एनसीपी शरद पवार को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। मुंबई में कांग्रेस को 11 सीटें जो दी जा रही है उसमें से 11 सीटों पर चर्चा अंतिम हुई है और जो 3 सीटें बचे उस पर चर्चा होने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में पेंच फंस गया है। 2 सीटों के लिए अड़ गए हैं संजय निषाद। यूपी में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का विवाद जब लखनऊ में नहीं सुलझा तो नेताओं को दिल्ली दौड़ लगानी पड़ी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए। क्या तय हुआ इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन संजय निषाद ने अपनी पार्टी के लिए 2 सीट मांग रखी है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से 1 सीट मझवा निषाद पार्टी के पास थी। यूपी उपचुनाव में एनडीए की लिस्ट में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह संजय निषाद की नाराजगी बताई जा रही है। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में योगी से पहले पहुंचा उनका नारा। मुंबई के कई इलाकों में बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी के होर्डिंग्स लगे हैं। जगह अलग अलग, पोस्टर और होर्डिंग्स अलग अलग, लेकिन नारा एक, बटेंगे तो कटेंगे। ये होर्डिंग्स लगे हैं मुंबई के अंदर ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में। इस तरह महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम योगी के नारे की एंट्री हो गई है। ये होर्डिंग्स ऐसे दिन पर लगाए गए हैं जबकि मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बड़ी बैठक हो रही थी। न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। महाराष्ट्र के इस चुनाव में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है और इसलिए हर दांव आजमाया जा रहा है। मुंबई के अलग अलग जगहों पर लगे हुए इस पोस्टर्स को बाद में पुलिस ने हटवा दिया। महाराष्ट्र के चुनावी मौसम में पुणे में एक कार से मिला 5 करोड़ रुपए कैश। इस कैश कांड से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। रकम भी कितनी, पूरे 5 करोड़, जिसे पुणे के खेड़ शिवपुर टोल बूथ पर जब्त किया गया। लेकिन ये बताने को कोई तैयार नहीं है कि ये कैश किसका था। चुनावी मौसम में विपक्ष ने ये मुद्दा फौरन लपक लिया। 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है। 15-15 करोड़ पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है।
महाराष्ट्र में अगले महीने 20 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे पर इतनी बड़ी मात्रा में कैश जब्त होना बड़ी खेल की ओर इशारा कर रहा है। प्रियंका गांधी के नामांकन को बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदलने जा रही है कांग्रेस। प्रियंका कल वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए पर्चा भरेंगी। संसदीय राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री को जोरदार बनाने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड से नामांकन करेंगी। प्रियंका के नामांकन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई दिग्गज शामिल होंगे। नामांकन में कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम भी शामिल होंगे। कल नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में रोड शो भी करेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रियंका संसद में वायनाड की एक ताकतवर आवाज बनेंगी। राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी में हुआ बवाल। सांसद कल्याण बनर्जी पर बोतल फेंकने को लेकर हुई कार्रवाई। अगली जेपीसी की बैठक में नहीं शामिल हो सकेंगे कल्याण बनर्जी। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी, दूसरी तरफ संजय सिंह और बीच में चोटिल कल्याण बनर्जी। एक उंगली और अंगूठे में पट्टी बंधी हुई है। दरअसल वक्फ बिल पर मीटिंग के दौरान बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली और कल्याण बनर्जी के बीच जमकर बहस हुई। बहस के दौरान कल्याण बनर्जी इतना गुस्से में आ गए कि कांच की बोतल को मेज पर पटक दिया, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई। जख्म ऐसे थे कि हाथ में टाके लगवाने पड़े। पूरी घटना पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा, सबको बराबर से बोलने का देते हैं मौका। सांसद कल्याण बनर्जी को अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच खुला एक नया फ्रंट। महिला आयोग से 47 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटाने के मुद्दे पर ठनी। बेबसी के आंसू लिए ये लोग दिल्ली महिला आयोग के उसी दफ्तर के बाहर खड़े हैं जहां सोमवार तक वो काम करते थे, लेकिन आज खुद ही फरियादी बने हैं। 21 अक्टूबर को सभी 47 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को एलजी की मंजूरी के बाद बर्खास्त कर दिया गया। हटाए गए कर्मचारियों में से कुछ एसिड विक्टिम भी हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इन लोगों के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। नौकरी छीन लेना बेहद शर्मनाक है और अमानवीय है। आम आदमी पार्टी की सरकार इनके साथ खड़ी है और इनको बहाल करने के लिए जो भी करना होगा वो करें। आरोप है कि नियुक्ति में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए इन कर्मचारियों पर गाज गिरी है। देश में विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला नहीं रुक रहा है। आज 40 से ज्यादा विमानों को धमकी दी गई। कुल 43 विमानों को धमकी दी गई। इनमें इंडिगो के 23 प्लेन हैं। कोलकाता में भी पुणे जा रही आकाशा एयर की फ्लाइट में भी बम की अफवाह फैलाई गई। 9 दिन में 180 से ज्यादा विमानों को धमकी मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक देश के सभी एयरपोर्ट्स अलर्ट पर हैं। एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट टीम तैनात की गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक आने वाली 90% थ्रेट कॉल विदेश से हैं। लोकल यानी देश से आने वाली थ्रेट कॉल सिर्फ 10% है। एजेंसीज उन ट्विटर अकाउंट का सोर्स भी खंगाल रही है जो लगातार धमकी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विमानों को मिल रही धमकियों से अब तक 200 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले फायरिंग की प्रैक्टिस की थी। पूछताछ में पता चला कि शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाने से पहले करजत खपोली रोड पर एक जंगल में टारगेट प्रैक्टिस की थी। आरोपी गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और फरार आरोपी शिव कुमार गौतम ने पेड़ पर 5 से 10 राउंड्स गोलियां चलाई थी। टारगेट प्रैक्टिस के लिए वाटरफॉल के पास पलसदरी गांव के पास के जंगली इलाके को चुना गया था। सूत्रों के मुताबिक सितंबर के महीने में इस काम को अंजाम दिया गया। क्राइम ब्रांच ने सोमवार को बाबा सिद्दीकी मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कस्टडी मांगी थी। अदालत ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट। एहतियात के तौर पर स्कूल भी बंद किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दाना चक्रवाती तूफान बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इस दौरान 120 से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश से हालात न बिगड़े, इसे लेकर बंगाल और ओडिशा सतर्क हो चुके हैं। एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड समेत कई एजेंसियां स्टैंड बाय मोड पर हैं। तूफान की आशंका के मद्देनजर दोनों राज्यों के कई तटीय जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। तूफान को देखते हुए अगले 3 दिनों तक 60 से ज्यादा ट्रेन रद्द की जा चुकी है। 21 बार तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय के नारे।
देश विरोधी नारे लगाने वाले मध्य प्रदेश के फैजल की सजा की पहली किस्त पूरी हो गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय का नारा लगा रहा ये शख्स फैजल खान है। नारा शौक से नहीं बल्कि सजा के तौर पर लगा रहा है। फैजल खान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। पुलिस ने 17 मई को मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि जब तक मुकदमा चलेगा फैजल महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने आएगा। भारत माता की जय बोलने के साथ ही तिरंगे को 21 बार सैल्यूट करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय ही कहूँगा मैं। जो गलती हो गई इससे स्वीकार हूँ मैं। इसी साल मई में छात्रा से छेड़खानी के नाबालिग आरोपी को जबलपुर कोर्ट ने ऐसी ही सजा दी। उसे भोपाल के जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा की शर्त पर जमानत मिली। मंदिरों में लाउड स्पीकर को लेकर आईएएस शैलबाला मार्टिन के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी बोली अगर आपत्ति है तो सबूत दे। शैलबाला मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठाए। पूछा कि क्या मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर जो आधी रात तक बजते हैं उनमें किसी को डिस्टरबेंस नहीं होता। कांग्रेस ने शैलबाला मार्टिन के बयान का समर्थन किया है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी किसी मुद्दे को उठाती हैं और वो भेदभाव की तरफ इंगित करती हैं, तो ये बड़ा विषय है। सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए इसके ऊपर। मध्य प्रदेश शासन में एडिशनल सेक्रेटरी शैलबाला मार्टिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर पोस्ट करती रहती हैं। पराली जलाने को लेकर हरियाणा की सैनी सरकार की सख्त कार्रवाई। किसानों के खिलाफ एफआईआर हुई, अधिकारी हुए सस्पेंड। एक्शन उन अफसरों पर हुआ है जिन पर पराली को आग लगाने से रोकने की जिम्मेदारी थी। अभी तक 26 कर्मचारी और अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। 386 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है। आग लगाने के मामले में 93 एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिसार के मुताबिक राज्य में 21 अक्टूबर तक पराली में आग लगाने के 655 मामले दर्ज हुए। पिछले साल इसी दौरान ये संख्या 689 थी। राज्य सरकार ने 13 किसानों को पराली को आग लगाने के लिए गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में मुचलके पर रिहा कर दिया। 327 मामलों में किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया। मुंबई के हाई प्रोफाइल जिमखाना में चलता था धर्मांतरण का खेल। गंभीर आरोपों में घिरे महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगेज के पिता। बेटी टीम इंडिया की धुआंधार क्रिकेटर और पिता धर्मांतरण के खेल में लिप्त। इसका अड्डा था मुंबई का सबसे पुराना और सबसे लग्जरी खार जिमखाना क्लब। क्रिकेटर जेमिमा इसकी ऑनरेरी मेंबर थी, लेकिन आरोप है कि उनके पिता इवान रोड्रिगेज बेटे की मेंबरशिप की आड़ में जिमखाना के हॉल में धर्मांतरण का कार्यक्रम करवाते रहे। इसकी खबर किसी को नहीं थी। ये 2023 तकरीबन मार्च से चला आ रहा था। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि हमारे रूल्स परमिट नहीं करते हैं एनी काइंड ऑफ रिलीजियस प्रोपोगेशन। इस खुलासे के बाद मुंबई जिमखाना ने क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिगेज की सदस्यता रद्द कर दी है। ऑनरेरी मेंबरशिप पाने वाली वो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला, 50 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा। दोनों ही त्योहारों को लेकर रेलवे की स्पेशल ट्रेन आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और गोरखपुर से होकर गुजरेंगी। स्पेशल ट्रेन में सफर करके यात्री नियमित ट्रेनों में मिल रही वेटिंग के झंझट से बच जाएंगे। आगरा कैंट और आगरा फोर्ट स्टेशन से होकर करीब 50 स्पेशल ट्रेनें निकलेंगी, जिससे यात्रियों का सफर आसान और सुरक्षित होगा। दावा है कि इन स्पेशल ट्रेनों में आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकता है। रेलवे के मुताबिक कई ट्रेनें चलना शुरू भी हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले रेलवे ने टिकट बुकिंग का नियम बदला था। अब 4 महीने की जगह 2 महीने पहले टिकट बुकिंग हो सकेगी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत में है प्रवासी मजदूर। ऐसे कई मजदूर डर के मारे कश्मीर घाटी से लौट रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का ये जमघट लगा है। ये लोग कश्मीर घाटी से आए हैं और घर वापसी के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इनमें बिहार और यूपी के मजदूर ज्यादा है। 3 दिन पहले गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 6 मजदूरों समेत 7 लोगों के मारे जाने के बाद ये डरे हुए हैं। हाँ, काम करने में भी डर हो रहा है ना। मान जी ऐसे ही होते रहेगा तो हम लोग काम किस तरह करेंगे? अचानक कभी हो सकता है ये बात का। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लोकल प्रशासन मजदूरों को घाटी छोड़ने के लिए कह रहा है। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला आज बड़गाम में उन डॉक्टर शहनवाज के घर पहुंचे जो रविवार को आतंकी हमले में मारे गए थे।
सोनमर्ग हमले में जिन 6 मजदूरों की हत्या की गई वो जम्मू कश्मीर में सुरंग निर्माण के काम में जुड़े हुए थे। उत्तराखंड की ऊधम सिंह नगर पुलिस ने बदमाशों की दहशत कम करने का अनोखा तरीका निकाला है। फरार बदमाशों पर 5-5 रुपए का इनाम रखा गया है। 12 अक्टूबर को ऊधम सिंह नगर में 50 राउंड फायरिंग से बवाल हो गया था। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त गोलाबारी हुई थी। 3 आरोपी जसवीर सिंह, मनमोहन सिंह और साहब सिंह फरार हैं। तीनों पर 5-5 रुपए का इनाम रखा गया है। मकसद क्या है, पुलिस ने बताया। अपराधियों की सूचना हमें प्राप्त हुई कि वो इनाम की राशि जितनी घोषित की गई है उसमें बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं और वो बताते हैं कि मेरे ऊपर तो इतने रुपए का इनाम है। तीनों आरोपियों के पोस्टर भी इनाम की रकम के साथ जिले भर में लगाने की तैयारी है। दूसरी ओर बिहार के मोतिहारी में एक बदमाश पर 20,000 रुपए का इनाम रखा गया। 48 घंटे बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। गुजरात के गांधीनगर में पकड़ा गया एक फर्जी कोर्ट। किराए के घर से होता था इंसाफ का फर्जीवाड़ा। कोर्ट सजा है, कुर्सियां लगी हैं, जज साहब बैठे हैं, लेकिन ये सब कुछ फर्जी है। न जज असली, न वकील और न ही कोर्ट। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम के इस फर्जी जज के मध्यस्थ बनकर विवादित जमीनों के फैसले करने के मामले सामने आए। तब पता चला कि यह फर्जी जज गांधीनगर के सेक्टर 24 में एक किराए के घर में फर्जी कोर्ट चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये बेखौफ होकर समांतर कोर्ट चला रहा था। इजराइल ने नसरल्ला की अंडरग्राउंड दौलत को लेकर बड़ा खुलासा किया। दावा है कि अस्पताल के नीचे बंकर में करोड़ों की नकदी और सोना चांदी है। पहले सिनवार की आलीशान सुरंग का पता चला, अब नसरल्ला के बंकर की डिटेल सामने आई। इजरायली सेना के मुताबिक बेरूत में एक अस्पताल के नीचे बने बंकर में $500 मिलियन यानी 4,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला। इसमें कैश के साथ सोना और चांदी मौजूद है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा इजरायली सेना पूरे कंपाउंड पर नजर रखे हुए है और इस पर हमला नहीं किया जाएगा। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और लेबनान सरकार से अपील की है कि इस पैसे का इस्तेमाल हिजबुल्लाह को ना करने दिया जाए। अदानी ने एक और कंपनी को अपना बना लिया है। अदानी ग्रुप ने ओरिएंट सीमेंट कंपनी के अधिग्रहण का ऐलान किया है। सीमेंट इंडस्ट्री में भी अडानी ने अपनी जमीन और मजबूत कर ली है। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने ओरिएंट सीमेंट की 46.8% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। अदानी ग्रुप 8,100 करोड़ रुपए में ओरिएंट सीमेंट का अधिग्रहण कर रहा है। ओरिएंट सीमेंट सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। अदानी ग्रुप की ओर से बताया गया है कि ओरिएंट सीमेंट के अधिग्रहण से अंबुजा सीमेंट्स की सालाना क्षमता बढ़कर 16.6 मिलियन टन हो जाएगी। अधिग्रहण 3 से 4 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक के बाद अडानी ग्रुप देश की दूसरी बड़ी सीमेंट कंपनी है। दिल्ली में जमीन के झगड़े में चल गए लाठी डंडे। सरेआम ऐसी महाभारत हुई कि वकीलों से भी भीषण मारपीट हो गई। लाठी डंडों से लैस लड़कों का एक झुंड आया, फिर आओ देखा न ताओ, सीधे सामने वालों पर टूट पड़ा। जिन पर लाठी डंडों से हमला किया गया वो वकील हैं। बताया जा रहा है कि ये वकील जमीन खाली कराने आए थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने वकीलों की ही पिटाई कर दी। पीड़ित पक्ष के किसी व्यक्ति ने ये वीडियो बना दिया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वारदात कल दिल्ली के लाडो सराय इलाके में हुई। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित राम बाबू की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बुंदेलखंड की 12 साल की बच्ची सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बिन्नू रानी के नाम से ये चर्चित बच्ची एमपी के सीएम से मिलने पहुंच गई। हेलो गाइस, सब खाना इसी अंदाज में दीपा यादव और बिन्नू रानी ने मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में धमाल मचा दिया। बिन्नू उस वक्त सीएम मोहन यादव के पास पहुंची जब वो बैठक कर रहे थे। बिन्नू ने अपने अलग अंदाज में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बात की। राम राम मुख्यमंत्री जी। राहु राव आपको सुन रहे हैं और हमें देखा था नक मनक। अरे आपको देख के डर लग रही है। बिन्नू रानी सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास की छात्रा हैं, लेकिन अपने खास अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।